दोस्तों, यह सच्ची घटना झारखंड के एक गांव की है जहां एक सुनीता नाम की लड़की रहती थी। सुनीता बहुत खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ घूमते समय कहा करती थी कि उसके लिए कोई राजकुमार ज़रूर आएगा जो उससे शादी करेगा। सुनीता अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और इस तरह दिन बीत रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुनीता की उम्र भी बढ़ने लगी। इसी बीच उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। उसके पिता और भाई मिलकर सुनीता के लिए एक लड़का ढूंढने लगे। कुछ दिन बाद उन्हें एक लड़का मिल जाता है। उस लड़के का नाम था समीर। समीर दिखने में इतना ज़्यादा आकर्षक नहीं था, लेकिन वह पढ़ा लिखा और संस्कारी लड़का था। माता पिता की इज्जत करना वह बहुत अच्छे से जानता था। जब सुनीता के पिता और उसका भाई उस लड़के समीर से बातचीत करते हैं तो उनके स्वभाव में एक खासियत दिखाई देती है। बातचीत के बाद सुनीता के परिवार को समीर बहुत अच्छा लगा। वह एक ऐसा लड़का था जो परिवार की इज्जत करता था। इसलिए सुनीता के पिता ने उसकी पसंद को स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी तय कर दी। जब सुनीता के पिता घर लौटते हैं तो सुनीता अपने पिताजी से पूछती है, पापा, जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया है वह सुंदर तो है ना? वह मेरे लायक तो है ना? हमें तो एक अच्छी जोड़ी बनानी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूँ उतना ही खूबसूरत मेरा दूल्हा भी होना चाहिए। सुनीता के पिता कहते हैं, बेटा देखो, शक्ल सूरत उतना मायने नहीं रखती। जो मैंने लड़का तुम्हारे लिए देखा है वह लाखों में एक है। उसे अच्छे विचारों का होना चाहिए, मान सम्मान करने वाला होना चाहिए और तुम्हारी इज्जत करने वाला होना चाहिए। सुनीता अपने पिताजी की बात सुनकर थोड़ी मायूस हो जाती है। तभी उसका भाई उस लड़के का फ़ोटो सुनीता को दिखाता है। जब सुनीता उस फ़ोटो को देखती है तो उसका चेहरा एकदम नीचे झुक जाता है और वह और मायूस हो जाती है। सुनीता सोचती है, लड़का तो दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा है। मेरी शादी उसके साथ कैसे होगी? मेरी ज़िंदगी उसके साथ कैसे गुजरेगी? यही सब सोचकर वह बहुत परेशान हो जाती है। तभी सुनीता का भाई कहता है, बहन देखो, लड़का पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। कुछ महीनों या कुछ सालों में वह सरकारी नौकरी पाने में सफल हो जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी और कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन सुनीता जो है वह लड़के की शक्ल और सूरत की वजह से बहुत परेशान थी। वह उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह देखने में आकर्षक नहीं था। लेकिन गांव में लड़कियों को इतनी इजाज़त नहीं होती कि वह अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके या फिर पापा के सामने अपनी बात को रख सके कि पापा, मुझे उससे शादी नहीं करनी। गांव की लड़कियां अपने घर वालों के अनुसार ही शादी करती है। सुनीता भी चुपचाप अपने पापा और भाई को कुछ नहीं बोलती और शादी के लिए राज़ी हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। एक दिन सुनीता अपने कमरे में बैठी शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी। घर में खुशियों का माहौल था और सभी रिश्तेदार आए हुए थे। कुछ समय बाद बारात दरवाजे पर आती है और दूल्हे का मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। जब जयमाला का समय आता है तो सुनीता दुल्हन के जोड़े में स्टेज पर जाती है। दोनों के हाथ में वरमाला दी जाती है। लेकिन जैसे ही वरमाला पहनाने की बारी आती है, सुनीता लड़के को देखकर गुस्सा हो जाती है। वह वरमाला डालने से मना कर देती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। यह लड़का फ़ोटो में तो ठीक ठाक लग रहा था लेकिन सामने से बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। यह बहुत ज़्यादा काला है और मैं इससे शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर आप लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाएंगे तो देख लीजिएगा, बहुत बुरा होगा। ऐसा कहने के बाद सुनीता शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है। इतना सुनने के बाद जो दूल्हा और उसके पिता होते हैं वह मायूस हो जाते हैं और दूल्हा भी परेशान हो जाता है। लेकिन जो दूल्हा था वह बहुत समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। वह सुनीता की बातें चुपचाप सुनता रहा। दूल्हे के पिता सुनीता के पिता से कहते हैं, आपने अपनी बेटी को हमारे लड़के के बारे में बताया नहीं था कि वह शक्ल सूरत से थोड़ा सांवला है और इतना सुंदर नहीं है। सुनीता के पिता भी बहुत लाचार थे और उसका भाई भी। दोनों उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सुनीता अपने पिताजी की बात नहीं मानती। दूल्हे के पिता सुनीता से भी कहते हैं, बेटा देखो, घर पर बारात आई है तो शादी कर लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सुनीता शादी करने के लिए नहीं मानती।
तब सुनीता का भाई और उसके पिता दोनों मिलकर उसे ज़बरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं आज तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, यह हमारी इज्जत का सवाल है, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसी बीच कुछ लोग गांव से पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और बता देते हैं कि शादी में झगड़ा हो गया है, क्योंकि लड़की शादी नहीं करना चाहती है। तब तक दोस्तों आधे घंटे के अंदर मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो वे सुनीता के पिता और उसके भाई को समझाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं देखिए, अगर लड़की शादी करने के लिए राज़ी नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते। अगर उसका मन नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि यह उसका अधिकार है और यह अधिकार उसे कानून ने दिया है। अब सुनीता के पिता और उसका भाई दोनों लाचार हो जाते हैं और मजबूरी में दूल्हे को अपनी बारात वापस ले जानी पड़ती है। लेकिन जब दूल्हा अपनी बारात को लेकर गांव से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसी गांव का एक गरीब किसान दूल्हे के पिता से आकर कहता है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो बताइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दूल्हे के पिता कहते हैं अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब बचा ही क्या है, इससे ज़्यादा हमारी बदनामी क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है, बताओ क्या बात है। वह किसान कहता है साहब देखिए, हमारी एक बेटी है, वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन बड़ों की इज्जत करना उसे बहुत अच्छे से आता है। घर का सारा काम वह जानती है और सब कुछ आपका काम कर देगी, खाना बना देगी और आपके लड़के को बहुत खुश रखेगी, उसकी बहुत सेवा करेगी और आप लोगों की इज्जत करेगी। अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो आप हमारी बेटी से शादी करके बारात लेकर जा सकते हैं। देखिए, हम बहुत गरीब हैं, पैसे दान या दहेज नहीं दे पाएंगे, बस अपनी बेटी को ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों पुराने ज़माने में जब किसी की बारात वापस चली जाती थी तो गांव के लोग इसी तरह से शादी करवाकर बारात को विदा करते थे। इस वजह से समीर के पिता को यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वह सोच रहे थे कि शादी में इतना खर्चा हो गया है और अगर शादी नहीं होगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा। इसी तरह समीर और उस लड़की की शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद समीर उस लड़की को लेकर विदा होकर अपने घर चला जाता है। दूसरी ओर सुनीता जो है अपनी शादी तोड़ती है, तो शादी तोड़ने के 2 महीने बाद नोएडा चली जाती है और वहाँ पर प्राइवेट नौकरी करने लगती है। इसी बीच सुनीता की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम ऋषि था। जब सुनीता ने ऋषि को पहली बार देखा तभी उसे एक झटके में ऋषि पसंद आ गया। वह बार बार ऋषि को देखती रहती थी। ऋषि को भी ऐसा लगने लगा था कि सुनीता उससे प्यार करती है। इस वजह से ऋषि कभी कभी अक्सर सुनीता के आगे पीछे बाइक लेकर घूमता रहता था। 1 साल के बाद सुनीता और ऋषि के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सुनीता सोच रही थी चलो अच्छा हुआ कि मैंने समीर से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। उसे यह भी लगता था कि जैसे लड़का उसके जीवन में चाहिए था वैसा लड़का ऋषि उसे मिल गया है और अब उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजरेगी। लेकिन दोस्तों सुनीता नहीं जानती थी कि ऋषि को वह जितना अच्छा समझ रही है उतना अच्छा ऋषि है नहीं। ऋषि लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता था, जुआ खेलता था और लड़कियों के साथ अवैध संबंध भी रखता था। वह शराब भी पीता था और पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन ऋषि की एक खासियत थी। वह खासियत यह थी कि ऋषि कभी भी जब सुनीता से मिलने के लिए आता था तो दारू शराब पीकर या फिर नशे की हालत में नहीं आता था। वह हमेशा एक अच्छा लड़का बनकर सुनीता के सामने आता था, उससे मिलता था और उसके साथ वक्त बिताता था। दोस्तों सुनीता 2 साल बाद अपने माता पिता से बातचीत करती है और ऋषि से शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रख देती है। जब सुनीता के माता पिता को पता चलता है कि सुनीता अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो वे उसे मना नहीं करते हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे कि एक बार उसकी शादी टूट चुकी है और इस बार भी मना करेंगे तो उसकी शादी टूट जाएगी। यही सब सोचकर वह लोग सुनीता की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जाते हैं और सुनीता की शादी ऋषि से करवा देते हैं। दोस्तों ऋषि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, महंगी गाड़ियों में घूमता था। यही सब देखकर जो सुनीता थी वह ऋषि को पसंद करने लगी थी और उससे शादी भी कर ली थी। शादी होने के बाद सुनीता ऋषि के साथ बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने समीर से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती।
लेकिन दोस्तों सुनीता यह बात नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी समीर के साथ बर्बाद नहीं होती, बल्कि उसकी ज़िंदगी अब जाकर बर्बाद होने वाली थी और इसे इस बात की भनक भी नहीं थी। दोस्तों शादी होने के 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में अभी भी सुनीता को यह बात पता नहीं चलती है कि उसका जो पति है वह नशेड़ी है और दारू शराब पीता है, क्योंकि ऋषि घर पर कभी दारू शराब पी कर नहीं आता था। जब भी लड़कियों के साथ उसे मौज मस्ती करनी होती थी या वह संबंध बनाना होता था तो वह घर से बाहर होटल बुक करता था और होटल पर मौज मस्ती करता था। धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और सुनीता एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अब जाकर सुनीता को थोड़ा बहुत पता चलने लगा था कि उसका जो पति है ऋषि दारू शराब पीता है। लेकिन दोस्तों सुनीता उसे कुछ बोलती नहीं थी। वह सोचती थी कि चलो कभी कभी पीता होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे ऋषि की जो हरकतें थी वह और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ऋषि अब सुनीता के सामने शराब पीकर आने लगा था और लड़कियों के साथ उसके सामने बातचीत करने लगा था। जब सुनीता उसे मना करती थी तब ऋषि उसे डांट दिया करता था और कहता था अगर तुम कुछ भी बोलोगी तो मारपीट कर तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। अब दोस्तों सुनीता को बहुत बड़ा झटका लग जाता है जब यह बात सुनती है। वह सोचती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन यह ऐसा लड़का निकल जाएगा, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों वह कहती है कि जितनी सुंदर मैं थी उतना ही ज़्यादा सुंदर यह भी था, लेकिन मैं सोचती थी कि लड़का मेरी सुंदरता की कद्र करेगा, मेरी इज्जत करेगा, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इसको क्या हो गया, यह पूरे तरीके से बदल गया। दरअसल दोस्तों उस समय सुनीता को यह बात पता चल गई थी कि जो ऋषि है उसका संबंध लड़कियों के साथ चल रहा है और इसी बात को लेकर ऋषि और सुनीता के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दोस्तों इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते करते पूरा 1 साल गुजर जाता है और सुनीता एक और बच्चे को जन्म देती है। अब दोस्तों सुनीता की शादी को पूरे 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन दोस्तों अब सुनीता की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सुनीता बहुत ही मजबूर हो चुकी थी और सुनीता ऋषि को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी और अपनी मजबूरी अपने माता पिता से बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोस्तों सुनीता अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए जो भी उसके साथ हो रहा था, जो भी उसके ऊपर बीत रहा था, वह अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती थी। दोस्तों सुनीता सोच रही थी कि हमारे घर वाले भी मेरे ऊपर ताना मारेंगे अगर उनको पता चलेगा कि उसके साथ यह सब हो रहा है। तो वह सोच रही थी कि हमारे घर वाले कहेंगे कि तुम अपनी मर्जी से शादी की हो तो तुम इस चीज़ को देखो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े होने की वजह से ऋषि और भी ज़्यादा टेंशन में रहने लगता था और भी ज़्यादा शराब पीने लगा था, जिस वजह से घर में और भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दोस्तों यहाँ तक नौबत आ जाती है कि ऋषि के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों की देखभाल कर सके, अपने बच्चों की दवाई करा सके। दोस्तों इस तरीके से उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी दोस्तों जो सुनीता है वह अपने पति से अलग होने का फ़ैसला करती है, क्योंकि सुनीता अपने बच्चों का भविष्य ख़राब होते हुए नहीं देखना चाहती थी। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी औरत के 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वह कहीं की नहीं रह जाएगी, वह अपने बच्चों में ही परेशान हो जाएगी। और यही हाल जो था सुनीता का था। दोस्तों सुनीता अब पति से लड़ाई झगड़े के चलते अपना ससुराल छोड़ देती है और ससुराल छोड़कर नोएडा में एक रूम रेंट पर ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रहने लगती है। दोस्तों सुनीता सोचती है कि ऐसे तो मेरी ज़िंदगी चलेगी नहीं, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस वजह से जो सुनीता है वह जहाँ पर रहती थी उस रूम को किराए पर लेकर रहने लगती है। उसी रूम के नीचे का रास्ता था, जगह थी, तो वहीं पर एक सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। दोस्तों सब्जी बेचकर सुनीता को रोज़ 200 से 300 रुपये बच जाते थे और उन पैसों से वो अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर लेती थी और उन्हीं पैसों में से कुछ पैसा बचाकर अपने बैंक में भी जमा कर लेती थी। दोस्तों अभी 3 महीने हुए थे सुनीता को वहाँ पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए। तभी अचानक सुनीता को पता चलता है कि जिस लड़के से पहली बार उसकी शादी तय हुई थी, जिस लड़के से वह शादी नहीं की थी, शादी करने से मना कर दी थी, वह लड़का आज STM बन गया है। दोस्तों अब सुनीता अपनी किस्मत को कोसने लगती है और सोच रही थी कि शायद उस दिन पिताजी की बातों को मान लेना चाहिए था
और समीर से शादी कर लेनी चाहिए थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं वह अच्छा ही सोचते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत भावना नहीं रखते हैं और गलत नहीं सोचते हैं। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा हादसा ज़रूर होता है। लेकिन दोस्तों, उस समय पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। सुनीता अपने बच्चों के साथ अपने ठेले पर सब्जी बेच रही थी। तभी अचानक एक दिन जो समीर था वह एसडीएम बन चुका था और अपनी पत्नी को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और एसडीएम साहब अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं और साइड में लगाने के बाद इधर उधर देखने लगते हैं कुछ खाने के लिए। तभी उनकी नज़र जाती है सुनीता के ऊपर, जो ठेले पर सब्जी लगाकर बेच रही थी। दोस्तों, एसडीएम साहब उसको देखकर पहले तो सोचते हैं कि यह वही लड़की है या फिर कोई और है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए जब वे उसके पास जाते हैं तभी सुनीता जो है वह एसडीएम साहब को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने चेहरे को छुपाने लगती है। तब जाकर एसडीएम साहब को यकीन हो जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं है बल्कि वह सुनीता ही है। दोस्तों, एसडीएम साहब सुनीता से कहते हैं, सुनीता, मैं तुमको देख चुका हूँ, तुम्हारा चेहरा देख लिया हूँ, अब तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तब सुनीता हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, देखो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन तो मुझे समझ नहीं आया। तब एसडीएम साहब कहते हैं, कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना अपना अधिकार है। फिर एसडीएम साहब सुनीता से पूछते हैं, तुम यहाँ पर सब्ज़ी क्यों बेच रही हो? तुम्हारी जिस लड़के से शादी हुई थी वह तो बहुत अच्छा खासा था, मुझे भी पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है और वह अच्छे परिवार के रहने वाला था, मैंने सुना था इस बात को, लेकिन तुम यहाँ पर सब्ज़ी क्यों बेच रही हो? तब सुनीता अपनी पूरी कहानी एसडीएम साहब को बैठकर सुनाती है और बताती है, मेरा पति शादी के बाद तो ठीक था, लेकिन 2 सालों बाद वह दारू शराब पीने लगा, लड़कियों के साथ उसके अवैध संबंध बनने लगे। मुझे 2 साल बाद इन सब चीज़ों के बारे में पता चला। मैं सोच रही थी कि चलो सुधर जाएगा, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से मजबूरी में मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ा और मैं घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो लोग मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे, इसलिए मेरे घर वालों को बिना बताए कैसे भी करके यहाँ पर ठेले पर सब्ज़ी बेच रही हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, एसडीएम साहब काफ़ी देर तक सुनीता से बातचीत करते हैं और जब जाने लगते हैं तब सुनीता से कहते हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, मेरी पोस्टिंग यही नोएडा में ही है। दोस्तों, इतना कहने के बाद जो एसडीएम साहब थे वह अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब एसडीएम साहब की पत्नी गाड़ी में पहले से ही बैठी हुई थी, वह पूछती है, यह तो सुनीता है ना, जो हमारे गाँव की लड़की है? तब एसडीएम साहब कहते हैं, हाँ, यह वही सुनीता है जिससे हमारी शादी उस दिन तय हुई थी। फिर एसडीएम साहब की पत्नी पूछती है, वह यहाँ पर सब्ज़ी क्यों बेच रही है? उसकी तो शादी बहुत बड़े घर में हुई थी। तब एसडीएम साहब अपनी पत्नी को सुनीता की पूरी कहानी बताते हैं। उसके बाद वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुनीता को अपनी शक्ल और सूरत पर जितना घमंड था, उसका घमंड उस दिन टूट गया था। आज उसकी शक्ल और सूरत उसके काम नहीं आ रही थी। दोस्तों, शक्ल सूरत आपको खाने के लिए नहीं देगी। अगर किसी से आपकी शादी हो रही है तो आपको यह देखना चाहिए कि जो लड़का है वह आपके साथ जीवन भर रह सकता है या नहीं, किसी भी परिस्थिति में वह आपको प्यार कर सकता है या नहीं, वह लड़का चाहे आपको अमीरों की तरह 4 व्हीलर गाड़ी में घुमा सकता है या नहीं, वह अच्छे अच्छे होटल में खाना खिला सकता है या नहीं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि वह आपकी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, इससे बढ़कर ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी या बीवी की इज्जत करना जानता होगा वह कभी भी अपनी पत्नी के साथ या किसी भी लड़की के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।